हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है परीक्षावाणी महाकुंभ में। परीक्षावाणी महाकुंभ में आजकल हमारी जिला दर्शन सीरीज चल रही है मित्रों, आपको पता ही है। आज है पार्ट 27 और जिला दर्शन का भाग 12, यानी कि परीक्षावाणी के 27 वीडियो बन चुके हैं टोटल अभी तक, ठीक है। और जिला दर्शन में 12वीं वीडियो होगी आज 12वें जनपद की उधम सिंह नगर को हम देखेंगे। इसके बाद हमारा केवल एक जनपद बचता है, रुद्रप्रयाग। फिर हमारा जो अगली सीरीज आएगी, अगला टॉपिक आएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। या तो सेंसस पे वीडियो देंगे या उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर शुरू हो जाएगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं यही सोच रहा था कि कैसे आपको ये दो चैप्टर कंप्लीट करवाए जाएं। एक तो आर्ट एंड कल्चर का, दूसरा आपका सेंसस 2011 वाला, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और हो सके तो जल्दी से जल्दी आपका हमारे उत्तराखंड की जनजातियाँ, वो भी महत्वपूर्ण है, तो वो भी क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, इसलिए इस परीक्षावाणी महाकुंभ में आओ, गोते लगाओ और इस ज्ञान का पूरा आपने प्रदर्शन करना है फिर अपने आगामी परीक्षा में, और सफल होकर आना है, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए, लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। कल आपका ITI का नोटिफिकेशन आया था अनुदेशक का, हालांकि उसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कुछ डिफिकल्ट है, बट काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि नई विज्ञप्ति कब तक आएगी। तो नई ग्रुप सी की विज्ञप्ति आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। सिंचाई विभाग की है और कनिष्ठ सहायक नई विज्ञप्ति आनी है, तो बहुत सी वैकेंसीज अभी पेंडिंग है। उत्तराखंड पुलिस भी जल्दी आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहें और निरंतर तैयारी में संलग्न रहें। खूब प्रैक्टिस सेट भी लगाएं इस बीच, ठीक है। और जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनको भी फॉलो करना, आप एप्लीकेशन पर चल रहे हो। तो चलिए आज देखेंगे परीक्षावाणी महाकुंभ में अपने तराई जनपद को, जिसको हम जानते हैं उधम सिंह नगर जनपद के नाम से। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तो ज़्यादा तो पौराणिक ग्रंथों में या पौराणिक जो गाथाएं हैं या जहाँ से भी सोर्सेज मिलते हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं है हमको उधम सिंह या तराई जनपद का। हालांकि अगर हम जाएं बहुत बीच की तरफ, हम जाते हैं मध्यकाल की तरफ, तो वहाँ पे फिर हमको तराई की कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो चंद्रकाल जब चल रहा था, तराई का नाम उस समय क्या था, चंद्रकाल में तराई को बोला जाता था 84 माल, ठीक है। 84 माल, 84 माल या 9 लखा माल भी कहा जाता था इसको चंद्र शासन काल में, 9 लखा माल। अब 9 लखा माल नाम से पता चल रहा है तराई का जो एरिया था वो 84 कोस में फैला हुआ था। 84 कोस क्षेत्रफल था इसका, और 9 लाख रुपए की आमदनी चंद्र शासकों को यहाँ से होती थी, इसलिए इसको 9 लखा माल या 84 माल कहा जाता था, या 84 कोस में फैला हुआ था, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। और देखिए, प्राचीन नाम इसका मागध भी मिलता है एक जगह पे, ठीक है। मागध, ध्यान रखेंगे, इसका प्राचीन नाम मागध भी मिलता है, जिसका मतलब होता है रोग उपजाने वाली भूमि। क्योंकि तराई जब हम ब्रिटिश गढ़वाल पढ़ते हैं, हेनरी रैमजी ने तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के डेवलपमेंट की ना वहाँ पे। उसने सभी चीज़ों की फैसिलिटी वहाँ पे लोगों को दी, लाइक वहाँ पे सड़कें बनाई, नहरें बनाई, और तराई इम्प्रूवमेंट फंड बनाया, और भी फैसिलिटीज़ दी। इसी कारण भारत के अन्य, उत्तर भारत के अन्य जगहों से भी लोग तराई में बसने को आतुर हुए, और कुछ हमारे पर्वतीय अंचलों के व्यक्ति भी तराई क्षेत्र में गए। इसी वजह से तराई भाबर का विश्वकर्मा हेनरी रैमजे को कहा जाता है। ये हमने पढ़ा है ब्रिटिश गढ़वाल में। अब ये मागध जो शब्द है, ये एक लिहाज से सही भी है, क्योंकि तराई क्षेत्र में उसमें भीषण महामारी होती थी। हैजा का प्रकोप था, मलेरिया का प्रकोप था, डेंगू भी उस समय होता होगा। बहुत सी बीमारियां ऐसी थी जो वहाँ के परिवेश में होती थी, इसलिए मागध नाम इस जगह का मिलता है, ठीक है। इसके अलावा तराई भाबर क्षेत्र को महाल या मधेशिया भी कहा जाता है, मधेशिया या महाल भी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखिए, मुस्लिम कुछ राइटर हैं, मुस्लिम राइटरों ने इसको विलायत कहा है। विलायत, विलायत का मतलब होता है विदेश, ठीक है, विलायत। और मिनी हिंदुस्तान भी बोला है कहीं कहीं पे मुस्लिम लेखकों ने। और रुद्रचंद के टाइम पीरियड में जो 84 माल था ना, वो बहुत से अलग अलग जगहों में बटा हुआ था, जैसे कि जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, नानकमत्ता और विलवरी सरमना जो हमारा है, जिसको चिंकी भी कहते हैं प्राचीन नाम। ऐसे जसपुर का प्राचीन नाम सहसगीर था, काशीपुर का कोटा था। अभी डिस्कस करेंगे इसमें विस्तार से, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं। सबसे पहले तराई ऑफिशियल तौर पर एक जिला बनाया जाता है 1842 में, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में हम पढ़ते हैं 1842। ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में और बहुत महत्वपूर्ण है। तराई जनपद का गठन सबसे पहले कब हुआ था? तो तराई जनपद का गठन हुआ 1842 में। उस समय ये कुमाऊं जिले का भाग बनाया गया, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात इसको कुमाऊं से अलग कर दिया गया, ठीक है। फिर और बाद में तराई जनपद को कुमाऊं कमिश्नरी में लाया जाता है, फिर बाहर हो जाता है। फिर जब हमारा नैनीताल अल्मोड़ा जनपद बनते हैं उस समय भी मर्ज किया जाता है, फिर बाहर कर दिया जाता है। तो ये चलते रहा,
ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल में भी यहाँ पे हम देखते हैं हेनरी रैमजे के टाइम पीरियड पे ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी तराई जनपद को डेवलप करने के लिए। और उस समय तराई भाबर में जो विकास कार्य किया था हेनरी रैमजे ने, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी की थी लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हुआ था वो हेनरी रैमजे के डेवलपमेंट वर्क से। ये क्वेश्चन बनता भी है, किस वायसराय ने हेनरी रैमजे की प्रशंसा की थी तराई में डेवलपमेंट के लिए? तराई में विकास प्रबंधन के लिए किस गवर्नर जनरल ने या वायसराय ने हेनरी रैमजे की प्रशंसा की थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ओके, अब हम सीधे आ जाते हैं पॉइंट पे। अब हम इसकी प्रशासनिक ढांचे की बात करेंगे उधमसिंह नगर की। तो इसका तो भाई पुराना नाम जो था वो हमारा क्या था? तराई जिला था। ठीक है, नाम तराई जिला था। अब इसका नाम उधमसिंह नगर कैसे पड़ा? तो इसका नाम उधमसिंह नगर पड़ा हमारे शहीद उधमसिंह के नाम पर, शहीद उधमसिंह के नाम पर। ठीक है, उधमसिंह क्या थे हमारे, जैसे आपने भगत सिंह का नाम सुना है वैसे ही उधमसिंह भी हमारे स्वाधीनता आंदोलनकारी थे। ओके, अब जैसे उधमसिंह ने, जब हमारा जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड के समय उधमसिंह बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे। अब जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ी तो उन्हें पता चला जलियांवाला जो कांड हुआ उसके पीछे एक ब्रिटिश अधिकारी हमारा क्या था, रीजन था, उसी की वजह से वहाँ पर गोली वगैरह कांड हुआ था। उसका नाम जनरल डायर था। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि जिस ओ डायर को लंदन में उधमसिंह ने मारा था वो कोई और था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उस डायर को समझ के, यानी कि जो जनरल डायर था जलियांवाला कांड का दोषी 13 अप्रैल 1919 हमारे पंजाब में, वो डायर समझते हुए इन्होंने 1940 में क्या किया, रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का एक कार्यक्रम चल रहा था लंदन में, वहाँ पर ओ डायर की हत्या कर दी। ठीक है, जिस कारण क्या हुआ, इनको वहीं लंदन में पकड़ लिया गया और 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी की सजा हो गई। ठीक है, तो इसीलिए अमर शहीद उधमसिंह के नाम पर इस जिले का जन्म हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए उधमसिंह जो हमारे थे, इनका जन्म पंजाब में हुआ था। ओके, अब उसके बाद देखिए हमारा वर्ष आता है 1995, 1995। तो इस डेट को आप याद कर लें, 29 सितंबर 1995 को तराई एक जनपद बना। इसमें देखिए तराई जनपद नैनीताल का जो मैदानी भाग था और भाबर क्षेत्र था उसको शामिल किया गया। और इसके बाद 1995 में ही उधमसिंह नगर जनपद अस्तित्व में आया एक हिसाब से। ठीक है, 1995 में उधमसिंह नगर जनपद हमारा अस्तित्व में आया। और बाद में जब हमारा राज्य परिसीमन वाला वो रिसर्च होती है तो उस समय एक कमेटी थी, जॉर्ज कमेटी। जॉर्ज कमेटी ने बोला भैया जो हमारा उधमसिंह नगर है इसको अब कहाँ रखना है, उत्तराखंड में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हो सकता था उसमें उत्तर प्रदेश में चले जाता है, लेकिन जॉर्ज कमेटी ने बोला भैया उत्तराखंड में सही है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है किस कमेटी की अनुशंसा पर उधमसिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज कमेटी। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्यालय की। गठन तो देख लिया आपने, तराई जनपद का गठन 1842 और उधमसिंह नगर जनपद का गठन हमारा 29 सितंबर 1995। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो तराई जनपद। देखिए उधमसिंह नगर नाम का कोई भी प्लेस उधमसिंह नगर जनपद में नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए। संयुक्त रूप से जो ये हमारे बड़े बड़े एरियाज है ना, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, नानकमत्ता, इन सभी को एंटायर एरिया को मिला के ही उधमसिंह नगर अस्तित्व में आता है। वो इसीलिए इसका जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पे स्थित है, वो हमारा रुद्रपुर में स्थित है। उधमसिंह नगर जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रुद्रपुर जनपद में है। ठीक है, अब देखिए तराई जो जनपद है ये हमारा उत्तराखंड है, ये हमारा प्यारा उत्तराखंड है। प्यारे उत्तराखंड में हम यहाँ देखते हैं ये हमारा तराई है बिल्कुल नीचे पे। तो हमारा जो उधमसिंह नगर जनपद है ये थोड़ा भाग टच करते हैं कहाँ का? नेपाल का, यानी कि ये नेपाल से बॉर्डर बनाता है कहाँ पे? ईस्ट में। ठीक है, अगर बात करें पश्चिम में तो पश्चिम में इसकी सीमा छूती है भैया यूपी को, उत्तर प्रदेश को। उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में नैनीताल है उधमसिंह नगर के। और दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये हमारी भौगोलिक सीमाएं हैं उधमसिंह नगर जनपद की। क्षेत्रफल की बात करते तो उधमसिंह नगर जनपद का टोटल जो क्षेत्रफल है 2542 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या की बात करते तो जनसंख्या हमारा 16,48,902। ठीक है, तो जनसंख्या में उत्तराखंड राज्य का तीसरा जनपद है ये, तीसरा जनपद। ठीक है, सबसे बड़ा जनसंख्या में। इसके बाद बात करते हैं यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ की, वो है 649 प्रति वर्ग किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा है। और बात की जाए साक्षरता की तो साक्षरता दर रही 2011 जनगणना के अनुसार 73.10%। ओके, 73.10%। ठीक है, और साक्षरता देखी जाए तो सबसे कम है उत्तराखंड के 13 जनपदों में। सबसे न्यूनतम साक्षरता किसकी है? उधमसिंह नगर जनपद की है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे तहसीलें कितनी है।
तो तहसीलों की संख्या है उधमसिंह नगर जनपद में हमारी 8। कौन कौन सी तहसीलें हैं? काशीपुर, किच्छा, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, जसपुर, रुद्रपुर और एक उप तहसील है नानकमत्ता। ठीक है, तो 8 तहसील है और एक उप तहसील। विकासखंड यानी कि ब्लॉक्स कितने हैं? तो ब्लॉक की संख्या है हमारी टोटल 7। कौन कौन से हैं? काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, जसपुर और रुद्रपुर। तो ये हमारे 7 ब्लॉक्स हैं। लिंगानुपात की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो है 920 पर 1000 मेल 920, और शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 899 है। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात अच्छा खासा है, जबकि हमारा मुख्यतः जो देखा जाए लिंगानुपात वो उतना सही नहीं है। अब आ जाते हैं विधानसभा सीटों पर। तो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे टोटल 8, माफ कीजिएगा 9। ठीक है, विधानसभा सीटें कितनी है? 9। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो जिला मुख्यालय वाली सीट ही हो गई, रुद्रपुर 1, जसपुर 2, ठीक है, काशीपुर, बाजपुर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके बाद खटीमा सीट, फिर हमारी आ जाएगी गदरपुर सीट, किच्छा सीट, सितारगंज एंड लास्ट नानकमत्ता। और वेरी इंपॉर्टेंट, नानकमत्ता की जो सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति जो है शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए केवल 2 ही सीटें रिजर्व हैं, एक चक्राता देहरादून में और एक हमारी ये नानकमत्ता वाली। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ही सीटें हैं पूरे उत्तराखंड में। अनुसूचित जाति की 13 सीटें हैं, उनमें से हर जनपद में कहीं ना कहीं हमको एक सीट मिल रही है। जैसे यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे भी बाजपुर की जो सीट है वो हमारी SC के लिए रिजर्व है। ओके, तो दोस्तों ये हमारा हमने पूरा देख लिया यहाँ पे, जो उधमसिंह नगर जनपद है इसका पूरा हमने ब्यौरा देख लिया यहाँ पे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रगतिशील जनपद इसको ही माना जाता है। अब प्रगतिशील इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपको सिटीज़ दिख रहे हैं या प्रभाग दिख रहे हैं, तहसीलें दिख रही हैं, विकासखंड दिख रही हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि विनिर्माण जो क्षेत्र होता है हमारा वो ज़्यादा है। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो प्राथमिक सेक्टर है वो भी हमारा उधमसिंह नगर जनपद में ही ज़्यादा है। यानी कि उधमसिंह नगर के जो हमारे बड़े बड़े लैंड हैं या खेत हैं वहाँ पे हमको एग्रीकल्चर बहुत व्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, सभी चीज़ें। तो इसलिए उधमसिंह नगर जनपद वेरी इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमी का पार्ट है हमारे उत्तराखंड की। अगर कंपेयर करें हम अदर जनपदों से तो उत्तराखंड की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान देता है हमारा उधमसिंह नगर जनपद। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो सबसे पहले भैया जो उधमसिंह नगर जनपद का प्लेस आएगा तो वो हमारा आएगा, शुरुआत करते हैं गोविशांग से। गोविशांग समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो गोविशांग देखिए काशीपुर का प्राचीन नाम है, काशीपुर का प्राचीन नाम गोविशांग। ठीक है, काशीपुर की स्थापना बोला जाता है 1639 में की गई थी, और 1639 में बोला जाता है काशीनाथ नाम के अधिकारी ने इस नगर की स्थापना की थी। काशीपुर की काशीनाथ नाम के अधिकारी ने। ठीक है, और इसके बाद बोला जाता है कि हमारा एक वर्ष था 1745। इस 1745 के आसपास हमारा शिवदेव जोशी, जो कि आपने चंद्रवंश के इतिहास में पढ़ा होगा, शिवदेव जोशी। ठीक है, शिवदेव जोशी कौन था? शिवदेव जोशी हर्षदेव जोशी का बाप था, कुमाऊं का चाणक्य जो हर्षदेव जोशी पढ़ते हैं हम। तो शिवदेव जोशी ने यहाँ पे काशीपुर का किला बनाया था, इसको याद रखेंगे। और काशीपुर को अंग्रेज बोलते थे गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ क्यों बोलते थे आपको मैंने कई बार बताया, क्योंकि जितनी भी हमारी राजनीतिक गतिविधियां होती थी ना या प्लान वगैरह बनते थे पार्टी के, वो यहीं पे बनते थे, हमारे कुमाऊं संघ के हो या उसके अलावा जो क्षेत्रीय आंदोलन चले थे उसके प्लान। तो यहाँ पे जो हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी थे वो लीड करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने नाम ही गोविंदगढ़ रख दिया काशीपुर का भी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं काशीपुर के बारे में। काशीपुर को गोविशांग किसने कहा था? तो ये वेनसांग ने कहा था। ठीक है, वेंगसांग चीनी यात्री वेनसांग, ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने यहाँ पर जिक्र किया है गोविशांग के किले का भी। गोविशांग नाम का एक किला था यहाँ पे, ऐसा बोला है इसने अपनी रचना में। गोविशांग का अर्थ क्या होता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गोविशांग का अर्थ होता है गाय की सींग की तरह। गाय का सींग जो होता है वैसा ही किला होगा कोई, तभी इसका नाम गोविशांग पड़ गया। ओके, और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा बहुत से अदर टीले भी हैं, ऐतिहासिक टीले, जिसमें भीमगढ़ा का टीला आपको देखने को मिलेगा। भीमगढ़ा का टीला, वंशीवाला का टीला, वंशीवाला टीला कहाँ पे है? तो काशीपुर में। खोखरे वाला का टीला, तो ये भी काशीपुर में है। ठीक है, जागेश्वर मंदिर टीला भी है यहाँ पे, वो भी काशीपुर में मिलता है। और काशीपुर में हमको मिलती है अपने राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल। सूती मिल मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब कपड़ों की फैक्ट्री सबसे पुरानी यहीं पे बनी थी,
जो कि 1819 में लगभग स्थापित होती है। ठीक है, जहाँ तक जानकारी हमें प्राप्त है 1819 के आसपास इसको स्थापित किया गया था। और काशीपुर में ढेला नदी और सोनभद्रा नदी बहती है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं काशीपुर के बारे में। काशीपुर में एक फेमस पोइट का जन्म हुआ था जिनको हम जानते हैं गुमानी पंत। कहत घुमानी धन्य फिरंगी तेरी किस्मत न्यारी है, सुना होगा आपने ये कविता ना। गुमानी पंत की बहुत सी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। तो गुमानी पंत जो थे काशीपुर के राजकवि थे, ये भी आपको नोट करना है। चलिए, काशीपुर लगभग हो गया है। काशीपुर के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे काशीपुर के निकट ही एक महत्वपूर्ण ताल है उधमसिंह नगर की, जिसको द्रोण सागर कहा जाता है। द्रोण सागर, हाँ, तो गोविशान के निकट है द्रोण सागर। बोला जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पे अपने शिष्यों के साथ आए थे। ठीक है, तो यहीं पे है द्रोण सागर। अभी हमने बात की एक किले की, ठीक है, जिसका नाम था हमारा क्या, गोविशान का किला। ऐसे ही देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, गोविशान का किला और हमारा उज्जैन का किला। उज्जैन का किला भी कहाँ पे स्थित है, काशीपुर में स्थित है, गोविशान के आसपास, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उज्जैन के किले के सामने ही हमारा एक मंदिर है उज्जैनी देवी का। ओके, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा बाला सुंदरी का मंदिर। काशीपुर की बाला सुंदरी जो मंदिर है वेरी फेमस मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे लगता है सबसे फेमस मेला चैती का मेला। चैती मेला वेरी पॉपुलर फेस्टिवल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एक लोकल फेयर है यहाँ का। तो आपको याद रखना है बाला सुंदरी मंदिर मुगल शैली में बना है, प्योर मुगल शैली में बना हुआ मंदिर है, और यहाँ पे लगता है चैती मेला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है चैती मेला कहाँ पे लगता है। और यहाँ पे आपको एक और मंदिर देखने को मिलता है, मोटेश्वर महादेव मंदिर। मोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, ये हमारा काशीपुर में ही है। इसको भीमशंकर महादेव भी कहा जाता है। मोटेश्वर है तो भीमशंकर, ठीक है, भीमकाय होगा ना रूप यहाँ पे शिव का कवि, तभी इसको भीमकाय या भीमशंकर या मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। ठीक है, नोट रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद द्रोण सागर की बात की तो इसी के निकट हमको गिरी सरोवर भी दिखता है। गिरी सरोवर और द्रोण सागर दो तालें हैं फेमस हमारे कहाँ की, उधमसिंह नगर की। गिरी सरोवर, देखिए चंपावत वाला टॉपिक हमने जब किया था ना, चंपावत वाले टॉपिक में मैंने आपको श्यामला ताल तो बताई थी, लेकिन चंपावत की एक ताल बताना मैं आपको भूल गया था। वेरी इंपॉर्टेंट ताल है भी, झिलमिल ताल। ठीक है, तो झिलमिल ताल कहाँ पे है, तो झिलमिल ताल भी हमारी है आपकी चंपावत में। ठीक है, नोट कर लेना है। अब बात करते हैं गिरी सरोवर कहाँ पे, काशीपुर में हो गया। इसके बाद अगला प्लेस पे आ जाते हैं हम। अगला प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए रुद्रपुर, जो कि जिला मुख्यालय है हमारा उधमसिंह नगर जनपद का। रुद्रपुर को बोला जाता है रुद्रचंद ने बसाया था। रुद्रचंद वही है जिसने अकबर से भेंट की थी भाई, चंद शासन में पढ़ते हैं ना हम। अकबर और रुद्रचंद की भेंट हुई थी लाहौर में 1588 में, तो रुद्रचंद ने ही बसाया। रुद्रपुर को नैनीताल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन बनेगा नैनीताल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये रुद्रपुर को कहा जाता है। ओके, और रुद्रपुर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो रुद्रपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर है। ठीक है, कल्याणी नदी के तट पर। और इसके अलावा देखिए रुद्रपुर से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकलता है हमारा, रुद्रपुर में हमारे सबसे बड़ी इकाई मौजूद है भैया सिडकुल उद्योगों की। ठीक है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, ये सिडकुल है जहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ आपको देखने को मिलेंगी। मेन इसका जो प्लेस है वो रुद्रपुर ही है, और रुद्रपुर में हमारा ग्राम विकास संस्थान भी, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, ग्राम विकास संस्थान भी हमारा उत्तराखंड का रुद्रपुर में ही है। तो ये रुद्रपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला प्लेस है हमारा नानकमत्ता या नानकमत्ता साहिब। नानकमत्ता का जो पुराना नाम मिलता है बक्सी नाम मिलता है, और कहीं कहीं पे सिद्ध तमा भी बोला जाता है इसको। ठीक है, बोला जाता है कि 1508 के आसपास यहाँ पे हमारे सिखों के जो गुरु थे ना, गुरु नानक देव, पहले गुरु नानक देव, वो अपने शिष्य के साथ यहाँ पे आए थे। तो उन्हीं की स्मृति में इस गुरुद्वारे को बनाया गया नानकमत्ता में, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक आपको विशाल नानक सागर बांध भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नानक सागर बांध यहीं पे स्थित है। और नानक सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नंधौर नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बन जाते कभी कभी। ठीक है, तो बाद में 10वें गुरु भी आए थे यहाँ पे, ना केवल पहले गुरु गुरु नानक देव बल्कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह भी हमारे यहाँ पे आए थे नानकमत्ता साहिब में। ओके, चलिए अब अगला जो है अटरिया देवी और अटरिया मेला, ये दोनों ही लगते हैं हमारे
यहाँ पे, ठीक है, उधमसिंह नगर जनपद में, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। तो अटरिया जो मेला है ये हमारा रुद्रपुर में लगता है। अटरिया देवी का जो मंदिर है ये भी हमारा रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर है, बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूरी पर। नवरात्रों में जो अब ये नवरात्र आने वाले हैं कल से, बड़ी भीड़ हो जाएगी अब यहाँ पे, और यहीं पे लगता है अटरिया मेला भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा काशीपुर हो गया, द्रोण सागर हो गया, गिरी सरोवर हो गया, ठीक है। अब सीधे पहुँचते हैं हम कहाँ पे, जसपुर में। जसपुर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जसपुर देखिए, सबसे पहले तो शाह जाफर के नाम से फेमस था मध्यकाल में। जब मुगल शासन चल रहा था तो इसको शाह जाफर बोला गया, अकबर के टाइम पीरियड पे, मुगल काल में, ठीक है। प्राचीन नाम की बात करें तो जसपुर का जो प्राचीन नाम था वो था सहजगीर। सहजगीर किसका प्राचीन नाम था, तो जसपुर का था ये, ओके। और बोला जाता है कि 1481 में कीर्ति चंद ने यहाँ पे एक किला बनाया था और इसका नाम कीर्ति नगर रख लिया था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं। तो वो है, एक मंदिर है यहाँ पे जसपुर में हमको देखने को मिलता है, हिडिंबा देवी का मंदिर। हिडिंबा देवी का मंदिर भी है यहाँ पे, और पंचमुखी महादेव मंदिर भी यहीं पे स्थित है, ओके। अगला जो प्लेस आएगा वो है बाजपुर। बाजपुर, बाजपुर भी महत्वपूर्ण प्लेस है। बाजपुर देखिए, ये धूमा नदी के तट पर है, ठीक है। धूमा या घूमा दिया गया बहुत जगह पे। और बोला जाता है कि बाजपुर की स्थापना 1665 में बाज बहादुर चंद ने की थी, ठीक है। इसका जो प्राचीन नाम था वो था मुंडिया का परगना। मुंडिया का परगना। देखिए, हमारी जो मुगलकालीन रचनाएं हैं ना, उसमें कुमाऊं के 21 परगनों का उल्लेख किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुंडिया का परगना या सफ़ा खाना किसका प्राचीन नाम था, तो बाजपुर का प्राचीन नाम था, ओके। इसके बाद बात करते हैं, देखिए अदर प्लेसेस की बात करते हैं तो पंतनगर आ जाता है। तो पंतनगर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। पंतनगर से ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो पंतनगर यूनिवर्सिटी से हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले पंतनगर जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, ठीक है। और उसके बाद देखिए 1972 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 1972 के बाद इसका नाम क्या रखा गया, गोविंद वल्लभ पंत हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज होता है। पंतनगर में हमको एक हवाई पट्टी देखने को मिलती है जिसका नाम है फूलबाग हवाई पट्टी। फूलबाग हवाई पट्टी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काशीपुर में हमको देखने को मिलता है भारतीय प्रबंधन संस्थान। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसकी स्थापना हुई थी काशीपुर में 29 अप्रैल 2011 को, ठीक है। ये देश का 13वां कॉलेज था भाई, 13वां IIM था ये देश का। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना था, कभी क्वेश्चन आएगा, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण किया गया था, जबकि क्रम में 13वां था। इसके अलावा रुद्रपुर में मैंने अभी आपको बोला था कि ग्राम विकास और पंचायती राज विकास संस्थान है। इसकी स्थापना रुद्रपुर में कब हुई थी, तो ये 2002 में स्थापित हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान कहाँ पे है, तो रुद्रपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला एक प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किच्छा। तो किच्छा जो है हमारा, इसका जो पुराना नाम था वो किलपुरी था। किलपुरी का किला पढ़ते हैं ना हम, शिवदेव जोशी जब हम पढ़ते हैं तो किलपुरी के किले में जाते हैं लोग। और किच्छा के पूर्व में गोला नदी बहती है। किच्छा में हमको देखने को मिलती है गोविंद वल्लभ पंत चीनी मिल, ठीक है, चीनी मिल। उधमसिंह नगर में भी बहुत सी चीनी मिलें हमको देखने को मिलती हैं, यानी कि चीनी जहाँ बनती है कारखाना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा उधमसिंह नगर के कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जो हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उधमसिंह नगर में जो स्थित हमारे प्रमुख नदियाँ हैं या डैम हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन बने थे लास्ट टाइम कुछ। तो यहाँ पे एक नदी बहती है, दापका नदी। दापका नदी, और दापका नदी देखिए बाजपुर तक बहती है उधमसिंह नगर में, और उसके बाद बाजपुर के बाद ये उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, नंदौर नदी, जिसके नाम पे नंदौर वन्य जीव विहार भी है। तो नंदौर नदी निकलती है चोरगलिया नामक प्लेस से, ठीक है। नंदौर नदी कहाँ से निकलती है, चोरगलिया नामक प्लेस से। और इसके बाद देखिए हमारा इसी पे नानक सागर जो हम बोले थे ना अभी, इसी पे हो। तो नानक सागर डैम की बात करते हैं तो ये इसी पर है, और 1962 में स्थापित हुआ था नानक सागर बांध, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ढेला नदी। तो ढेला नदी भी कहाँ बहती है, ये भी हमारी रामगंगा की सहायक नदी है, और ये उधमसिंह नगर या काशीपुर में बहती है। बौर नदी, बौर नदी भी हमारी कहाँ पे है, ये उधमसिंह नगर की नदी है। बाकरा या साखरा नदी भी यहीं बहती है, ठीक है। ऐसे अभी बौर नदी का, तो बौर में हमारा एक बैराज बनाया गया है, बौर जलाशय या बौर बैराज। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, बौर जलाशय की। ऐसे ही हमारा अगला है तुमड़िया डैम।
तुमड़िया बांध, ये पूछा गया क्वेश्चन किसी एग्जाम में, तुमड़िया डैम कहाँ पे है? तो ये पीका नदी पर बना है। किस नदी पर? पीका नदी पर। ठीक है, 1961-62 में इसका निर्माण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं बैगुल बांध। तो बैगुल डैम भी कहाँ पे स्थित है? हमारा काशीपुर में है बैगुल बांध। ठीक है, बैगुल नदी पे बना था ये 1968 में। ऐसे ढोरा बांध है, ढोरा, ढोरा डैम। तो ढोरा डैम की स्थापना किच्छा नदी पर हुई 1960 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए। ऐसे ही हरिपुरा डैम है, हरिपुरा डैम या जलाशय, ये भी हमारा साकरा नदी पर है और 1975 में बनाया गया था बांध इसको। ठीक है, किच्छा में है ये हरिपुरा डैम, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए हमारे उधमसिंह नगर जनपद में स्थित कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ और उन पे स्थित जो हमारे डैम वगैरह हैं वो हमने देख लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारे रुद्रपुर में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो बन चुके हैं, सिटकुल यहीं पे है, और काशीपुर के लगभग सभी पॉइंट हो गए हैं। गुमानी पंत वगैरह मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए एक पॉइंट यहाँ से हमेशा बनता है कि चंदगार में नौलखिया माल किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र, ना केवल किसी एक पार्टिकुलर प्लेस का हम नाम लेंगे। ठीक है, तराई क्षेत्र को नौलखा माल कहते थे या नौलखिया माल कहते थे, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और देखिए जो हमारा काशीपुर था, काशीपुर को गोविशाण किसने बोला? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। काशीपुर को गोविशाण बोलने वाला जो व्यक्ति था वो था हमारा वेनसांग। ठीक है, तो लगभग यही है, सभी पॉइंट हमारे लगभग क्लियर हो गए। अभी भी कुछ पॉइंट तो रह ही जाते हैं, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ। बाकी हाँ देखिए, रुद्रचंद है ना, रुद्रचंद को तराई का जो फरमान था कब मिला था अकबर के द्वारा? तो देखिए रुद्रचंद के टाइम पीरियड पे जो राजस्व व्यवस्था वगैरह देखता था उसका नाम क्या था? टोडरमल, टोडरमल था ना उसका नाम। तो टोडरमल ने हमारा रुद्रचंद को 84 माल का फरगना कब दिया था, फरमान कब दिया था? 1589 में। 1588 में तो मुलाकात होती है, ऑफिशियली जो लेटर आता है वहाँ से जो देखते थे ना नाटकों में, तो वैसे ही टोडरमल भेजता है ये हमारा 1589 में। ठीक है, बाकी काशीपुर को किसने बसाया? हमारा काशीपुर को बसाया था काशीनाथ अधिकारी ने। तो लगभग यही है काशीपुर से। ठीक है, औद्योगिक नगर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। औद्योगिक नगर, राज्य के किस जनपद को औद्योगिक जनपद या औद्योगिक नगर कहा जाता है? तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा उधमसिंह नगर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, उधमसिंह नगर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दोस्तों उधमसिंह नगर क्लियर। बाकी अगर कोई पॉइंट रह गए होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा, मैं हमेशा ही बोलता हूँ। बाकी जितने भी हैं, हाँ मेले रह गए, मेले को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी, मेले मैंने छोड़ दिए हैं, तो मेलों की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, उधमसिंह नगर के तो सबसे पहले चैती मेला, चैती मेला वेरी इंपॉर्टेंट है, काशीपुर में आयोजित होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारा सवर पीर का मेला भी लगता है, सवर पीर का मेला, सवर पीर का मेला कहाँ पे लगता है? तो गदरपुर में लगता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारा बाल्मिया मेला, बाल्मिया मेला। ठीक है, ये भी हमारा उधमसिंह नगर में लगता है। अटरिया मेला हम पढ़ चुके हैं अभी, अटरिया मेला रुद्रपुर में। हाँ एक और है टांडा उज्जैन में, जहाँ पे एक उज्जैन का किला की हम बात करते थे ना, वहाँ पे लगता है जहर औलिया का मेला। जहर औलिया मेला कहाँ लगता है? तो जहर औलिया मेला लगता है हमारा टांडा उज्जैन में, टंडा में। इसके अलावा देखिए मोटेश्वर मेला, क्योंकि मोटेश्वर महादेव हमने पढ़ा, तो मोटेश्वर मेला भी कहाँ लगता है? उधमसिंह नगर में लगता है। और गुडासी मेला काशीपुर, गुडासी एक मेला और है जो कि काशीपुर में लगता है। ठीक है, तो इतने मेले आप याद रखें। भादो मेला भी है एक हमारा औलिया पीर को समर्पित। और झारखंडेश्वर मेला, एक मेला भूल गया मैं, झारखंडेश्वर मेला, ये भी हमारे कहाँ पे लगता है? उधमसिंह नगर में लगता है। और एक और रह गया हमारा सिसला मेला, सिसला मेला भी कहाँ लगता है? हमारा उधमसिंह नगर में लगता है। ठीक है, बाकी उधमसिंह नगर से भी हमारे बहुत सी महान विभूतियाँ आती हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब महान विभूति वाले टॉपिक में पहुँचेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अलग से ही डिस्कस करें। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे इसमें लंबा सेशन हो जाता है फिर हमारा। चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी कुछ पॉइंट रह गए होंगे तो कमेंट कर देना आप प्लीज़, मैं उसको पिन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। और साथ ही बोल रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक हमारे 50 प्रैक्टिस सेट फॉलो नहीं किए हैं ग्रुप सी लेटेस्ट पैटर्न पे, फॉलो करें आप, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ना केवल ग्रुप सी, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, बाकी दोस्तों हमेशा बोलता हूँ अपनी लाइफ में यार एक पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो पेड़ लगाएं, नहीं भी हैं तो फिर भी लगाएं, क्योंकि एक पेड़ आपका प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा।
आप मान के चलो कि एक पेड़ आपकी स्ट्रगल के लिए, आपकी जो प्रिपरेशन है, आपका जो आज उथल पुथल है लाइफ में, इसका भी ये कहीं ना कहीं साक्षी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ उस पेड़ को देख के आपको खुशी मिलेगी कि अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने ये पेड़ लगाया था और आज मेरी करियर मेरा बुलंदी पे है और ये पेड़ भी बुलंदी पे है। और जब भी आप उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, अंचलों में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर वहाँ पे आपको दिखता है कुछ गलत चीज़ें हैं, जैसे कि प्लास्टिक और ऐसे जो भी डिग्रेड नहीं हो सकती चीज़ें, उनको अपने साथ लाएं और उनको अच्छी जगह पे डिस्पोज कर दें, ताकि पर्यावरण पे वहाँ पे विपरीत प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो आप लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे, ये मैसेज पास करेंगे, अपने छोटों को भी ये समझाएंगे, अपने से अनुज लोगों को, ताकि हमारी जो मुहिम है ये कामयाब हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।